हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक रॉयल पहाड़ी। जो मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड बोर्ड पेपर 2022 राजनीति का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 35 प्रश्न हैं और इसका पूर्णांक 100 अंक का होता है। और इसमें समय 3 घंटे का होता है, जो आपको सभी प्रश्नों के आंसर 3 घंटे के अंदर करने होते हैं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं सभी प्रश्नों के आंसर शॉर्टकट या हिंट में बताऊंगा, क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर लॉन्ग टाइप हैं। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 तक के आपके पास MCQ आएंगे, जो कि आपको उनके सही विकल्प लिखने हैं। चलो पहले प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? जो कि आपको पता होगा 2000 में बना। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? वह थी इंदिरा गांधी ने, जो कि आपको पता होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं? वहाँ 51। ठीक है, चलते हैं चौथे प्रश्न में। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? उसकी स्थापना हुई थी 1944 में, जो कि आपको पता होगा। पांचवें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? वह था भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलते हैं छठे प्रश्न में। पेंटागन क्या है? तो इसका आंसर है पेंटागन अमेरिका का प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है, जो कि आपको पता होगा। चलते हैं सातवें प्रश्न में। चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की थी? तो इसका उत्तर है चीन में खुले द्वार की नीति डेंग सियाओपिंग ने की थी दिसंबर 1978 में। चलते हैं आठवें प्रश्न में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री। जो आपको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। चलते हैं नौवें प्रश्न में। रजगा का पूरा नाम क्या है? रजगा का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो कि सरल आंसर है। चलते हैं 10वें प्रश्न में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है मान्य कांशीराम जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न में। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? तो इसका उत्तर है मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी और इटली थे। ठीक है, चलते हैं 12वें प्रश्न में। शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ के आर्थिक संबंधों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत और सोवियत संघ के आर्थिक सहयोग का अवलोकन करने से विदित होता है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सोवियत संघ भारत सहयोग का प्रारंभ बहुत कम आर्थिक सहायता से हुआ था। 1970-71 ईस्वी में सोवियत संघ ने भारत को 300 करोड़ की सहायता दी। भारत में 1973 ईस्वी में ब्रिजेनेव प्रवास के समय सोवियत संघ ने भारत को वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ और भारत के मध्य 15 वर्षीय संधि पर भी हस्ताक्षर हुए। इस संधि में व्यापार में सहयोग को और अधिक विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव था। चलते हैं 13वें प्रश्न में। आसियान क्या है? स्पष्ट कीजिए। इसका बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर है, तभी हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संस्था है। इसके पश्चात वर्तमान समय में आसियान की सदस्य संख्या 10 हो गई। इन 10 सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, PDR, म्यांमार एवं कंबोडिया की गणना की जाती है। आसियान देशों ने भारत को अपना सहयोगी राष्ट्र मान लिया। इस प्रकार भारत, रूस तथा चीन आसियान के पूर्ण सहयोगी देश हैं, जो कि इसका बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। चलते हैं 14वें प्रश्न में। विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 150 देशों से अधिक है। यह संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को निश्चित करता है। इस संगठन में प्रत्येक निर्णय सदस्य देशों की सहमति पर लिया जाता है। यद्यपि यह संगठन विश्व स्तर पर व्यापारिक नियमों को निश्चित करता है, परंतु फिर भी इस पर अमेरिका, यूरोपीय देशों तथा जापान जैसे देशों का प्रभाव अधिक है, जो कि अपने आर्थिक हितों की आपूर्ति के लिए इस संगठन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए विकासशील देश इस संगठन की कार्यप्रणाली पर दृष्टि नहीं है तथा वह संगठन बड़ी शक्तियों के प्रभाव में कार्य करता है। यह इसका आंसर है, जो कि आपको लिखना है। चलते हैं 15वें प्रश्न में। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है?
तो इसका उत्तर हो सकता है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। यह मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। इसका मुख्यालय लंदन में है। तो इसके कार्य आपको बता देता हूँ मैं। मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करना तथा हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना। ठीक है, चलते हैं 16 प्रश्न में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ तथा इसके आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो इसका आंसर हो सकता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चलते हैं 17वें प्रश्न में। भारत के पहले आम चुनाव का क्या परिणाम रहा? तो इसका आंसर यह है कांग्रेस दल ने प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कुल 479 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस प्रकार वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव दौड़ में आगे निकल गई। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत प्राप्त हुई थी। ठीक है, और प्रथम आम चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए एक कठिन चुनौती थी। भारतीय नेताओं की इच्छा थी कि प्रथम आम चुनाव 1950 में ही हो जाए, परंतु यह कार्य इतना सरल न था। 17 करोड़ मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था। लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं के चुनाव के साथ साथ करवाने थे। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना भी बड़ा काम था। मतदाता सूचियों का प्रथम प्रारूप तैयार हुआ तो ज्ञात हुआ कि 40 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं था और यह बहुत से परिणाम हैं इसके आम चुनाव के, मैंने आपको हिंट में बताए। ठीक है, चलते हैं 18वें प्रश्न में। दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कोई जनप्रतिनिधि किसी विशिष्ट दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए तथा चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं 19वें प्रश्न में। कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्ता के कालखंड में राजनीति और कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक और विपक्ष दल दोनों की भूमिका निभाई। इसी कारण भारतीय राजनीति में इसे धर्मनिरपेक्षता से कहा जाता है। और चलते हैं 20वें प्रश्न में। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्षता की किसी की राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। यह धर्मनिरपेक्षता अर्थ है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। चलते हैं 21वें प्रश्न में। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है पहला पॉइंट है ग्लासनोस्ट पेरोस्त्री की नीति। दूसरा पॉइंट हो सकता है सोवियत संघ के राज्यों में एकता का अभाव था। तीसरा पॉइंट सोवियत संघ द्वारा परमाणु शस्त्रों पर धन का अनावश्यकता का व्यय। चलते हैं चौथा सोवियत संघ द्वारा सैन्य शक्ति अस्त्र शस्त्रों में कटौती थी। पांचवा हो सकता है सोवियत संघ ने खाद्यान्न संकट था। ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 22वें प्रश्न में। 9/11 से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो सकता है विश्व में एक बड़ी आतंकवादी घटना तब घटी जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं पेंटागन पर जबरदस्त आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। इस आतंकवादी हमले में भी अलकायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान, जो कि अलकायदा का गढ़ बन चुका था, युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि अमेरिका अलकायदा तथा तालिबान को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, परंतु उसकी शक्ति को बहुत कम आवश्यक कर दिया। इस हमले को रोकने के लिए यद्यपि कई देशों ने अमेरिका से आग्रह किया, परंतु अमेरिका ने किसी बात पर ध्यान न देते हुए हमला जारी रखा। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका विश्व की एक बड़ी सैनिक ताकत तथा विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। यह इसका आंसर है। चलते हैं 23वें प्रश्न में। यूरोपीय संघ के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो सकता है, मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा। मौद्रिक संघ हो सकता है, दूसरा पॉइंट हो सकता है राजनीतिक संघ, तीसरा हो सकता है
सहयोग एवं नीति निर्धारण के नवीन क्षेत्र हो सकते हैं। चौथा हो सकता है यूरोपीय संसद एवं कार्यकारी आयोग हो सकता है। और पांचवा यूरोपीय समुदाय की नागरिकता। आप इन पॉइंटों में भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं 24वें प्रश्न में, सिंधु जल संधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर वैसे आपको स्वयं करना है, लेकिन मैं आपको हिंट में बता देता हूँ। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए गए थे। मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं 25वें प्रश्न में, सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं। तो इसका आंसर हो सकता है सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के भंग होने का भय हो। दूसरा पॉइंट हो सकता है सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा हो सकता है सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा हो सकता है चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धांतों की बार बार अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा उस सदस्य राष्ट्र को सदस्य से निष्कासित कर सकती है। 2 विकेट हो गए उनके। वैश्वीकरण के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो सकता है वैश्वीकरण का प्रमुख कारण भी प्रौद्योगिकी है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर दिया। दूरसंचार के संसाधनों ने विश्व को एकाग्र कर दिया। प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के अनेक भागों में विचार, पूंजी एवं वस्तुओं की आवाजाही सरल हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी का योगदान है। यही इसका उत्तर है। ठीक है, चलते हैं 27वें प्रश्न में, भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हो सकता है इसके सिर्फ 3 ही प्रमुख कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती हो सकती है, दूसरा हो सकता है विकास की चुनौती, तीसरा होता है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। बस आपको ये 3 प्रमुख कारण लिखने हैं। ठीक है, चलते हैं 28वें प्रश्न में, हरित क्रांति क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो सकता है साधारण शब्दों में हरित क्रांति से हमारा आशय सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि पद्धति से उगाकर किस कृषि उपजाऊ में यथासंभव अधिक वृद्धि करने से है। ठीक है, इसके परिणाम हो सकते हैं जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालय या लुधियाना हो सकता है। ठीक है, आपको यही लिखना है। चलते हैं 29वें प्रश्न में। ठीक है, 1989 में देश में किस प्रकार गठबंधन सरकार बनी। तो इसका आंसर बहुत लॉन्ग टाइप का है, तो इसे मैं शॉर्ट में बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं 30वें प्रश्न में, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे, समझाइए। तो इसका प्रमुख कारण था देश में जगह जगह आंदोलन व धरनों का आयोजन हो रहा था। देश के अनेक भागों में आंदोलन के कारण हिंसा घटनाएं हो रही थी। तीसरा हो सकता है सेना व पुलिस को बगावत और विद्रोह के लिए उकसाया जा रहा था। चौथा हो सकता है राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इसके अनेक कारण हैं, ठीक है, जो आप स्वयं कर सकते हैं। चलते हैं 31वें प्रश्न में, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मतभेद के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर होता है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध एक ऐसी दशा थी जिसमें युद्ध तो किसी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। शीत युद्ध सोवियत संघ तथा अमेरिका के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी सोचनीय दशा थी जिसमें दोनों एक दूसरे के विरुद्ध शत्रुता का विचार रखते थे। वे शत्रु युद्ध न लड़कर बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध से एक दूसरे को निरंतर नीचे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इस युद्ध के लिए रण क्षेत्र की जगह मानव मस्तिष्क का प्रयोग किया गया था। वह एक वैचारिक युद्ध था। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टि से नीचे दिखाने के लिए प्रयत्न करता था। और इनके प्रमुख कारण हो सकते हैं अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद एवं टकराव। सेकंड हो सकता है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की बार बार आलोचना। तीसरा हो सकता है सोवियत संघ एवं अमेरिका के बीच चाल समझौता। चौथा हो सकता है सोवियत संघ द्वारा सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो पावर का प्रयोग। पांचवा हो सकता है द्वितीय मोर्चे का मामला। और छठवां हो सकता है अमेरिका के परमाणु गुप्त रहस्य। ठीक है, अब तो हमें दे रखा है शौक थेरेपी क्या थी।
इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर भी लॉन्ग टाइप का है, लेकिन इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉक थेरेपी किसी को पीड़ा या आघात पहुंचकर उसका उपचार करना। यह एक मॉडल है जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों की साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अपनाया गया। शॉक थेरेपी के द्वारा साम्यवादी राज्यों की समस्त आय और उत्पत्ति के साधनों को निजी हाथों में बेचा गया और यह कार्य शीघ्र से शीघ्र किया गया, जिसके कारण उन साम्यवादी गणराज्यों में बेरोजगारी बढ़ गई और महंगाई बढ़ने के साथ साथ रूसी मुद्रा रूबल में भी भारी गिरावट आई, जिसके कारण साम्यवादी राज्यों को लाभ की अपेक्षा अधिक हानि उठानी पड़ी। इस अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोरी हुई। ठीक है, क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है, चलते हैं 32वें प्रश्न में। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को विस्तार से समझाए। इसका भी बहुत लॉन्ग टाइप का आंसर है, इसे बाद में समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। अथवा में दे रखा है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण के दौर में भारत की स्थिति की विवेचना की। तो इसका आंसर हो सकता है वर्तमान समय में संचार क्रांति ने समस्त संचार की दूरियां कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण संपूर्ण विश्व एक विश्व गांव में बदल गया। विश्व में संचार क्रांति की प्रभावशाली भूमिका के कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इसमें भारत की स्थिति थी। भारत में 1991 से वैश्वीकरण तेज हो गया था। दूसरा हो सकता है इसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा था। तीसरा हो सकता है भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही थी। चौथा हो सकता है भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा था। ठीक है, चलते हैं 33वें प्रश्न में। कांग्रेस का एक सामाजिक और विचार गठबंधन के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इसका भी बहुत लॉन्ग टाइम आंसर है। ठीक है, चलते हैं अथवा में भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। इसका भी बहुत लॉन्ग टाइम आंसर है, इसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं 34वें प्रश्न में। 1975 के आपातकाल के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसे आप करना है, ये 6 नंबर का प्रश्न है। 1900 चलते हैं अथवा में 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर हो सकता है सिंडिकेट कांग्रेस के नेताओं का एक अनौपचारिक संगठन था। इसमें अनुभवी कांग्रेसी सम्मिलित थे, जिसमें केमराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, निजलिंगपा शामिल थे। पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री एवं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों सिंडिकेट की सहायता से ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। सिंडिकेट ने पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया था। मंत्रिपरिषद के निर्माण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु धीरे धीरे श्रीमती गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद बढ़ते गए तथा 1969 में यह मतभेद इतने गहरे हो गए कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसको तो रिहा सकता है। चलते हैं 35वें प्रश्न में। 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे। इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बता देना। मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था, इसकी मुख्य सिफारिशें का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो सकता है मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाए। आयोग ने सन 1980 ईस्वी में अपनी सिफारिशें पेश की थी। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आए और आप एक बार पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।